हेलो एंड वेलकम टू एग्जाम्स डिकोडेड। आज मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बेस्ड एमसीक्यूज लेके आया हूँ। एक्चुअली कुछ टाइम से बहुत सारे स्टूडेंट्स डिमांड कर रहे थे करंट अफेयर्स के लिए, तो मैंने सोचा कि मैं आपको करंट अफेयर्स का थोड़ा आइडिया दे दूँ। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको आगे का फ्रेमवर्क बताता हूँ कि हम क्या करेंगे और कैसे करेंगे। प्लान ये रहेगा कि हर महीने के करंट अफेयर्स मैं आपके लिए 4 पार्ट्स में लेके आऊँगा। मतलब कि हर हफ्ते में एक क्लास करंट अफेयर्स पे एमसीक्यूज़ की होगी। टॉप 80, 100 एमसीक्यूज़ जितने भी 1 महीने के बनेंगे, उनको मैं 4 पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ। और फिर हर हफ्ते एक क्लास आपकी जो है वो करंट अफेयर्स एमसीक्यूज़ पे आएगी। बाकी का हफ्ता जो उसमें हमारा रूटीन चलेगा, जो मैपिंग हम करते हैं या जो भी पोर्शंस रह गए हैं जम्मू कश्मीर का या व्हाटएवर इज़ लेफ्ट, वो हम बाकी के हफ्ते कंटिन्यू करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट एक एडिशनल क्लास हम हर हफ्ते करंट अफेयर्स की लाएंगे जो एमसीक्यू बेस्ड होगी, ताकि आपकी एमसीक्यूज की भी रिवीजन हो जाए। और बाकी सब आपको पता ही है हम कैसे करते आए हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो जल्दी से आप देखिए, हमारा प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है, वीडियोस पड़े हुए हैं, टेस्ट्स पड़े हुए हैं। तो अगर नए हैं और सब्सक्राइब जल्दी से कर लीजिए ताकि आप इन सब चीज़ों का फ़ायदा उठा सकें। चलिए फिर शुरू करते हैं विद द मंथ ऑफ जून। आज हमारी पहली क्लास रहेगी और आज मैं कुछ एमसीक्यूज आपको कराऊंगा और फिर नेक्स्ट वीक और कराऊंगा। तब तक के लिए फिर हम बाकी चीज़ें कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, उससे पहले चलो इसके बारे में लास्ट में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। ऑन विच डेट इज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेटेड ग्लोबली? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनवायरनमेंट के पर्सपेक्टिव से भी और करंट अफेयर्स के पर्सपेक्टिव से भी। क्यों? क्योंकि जब आप इसका आंसर देखोगे तो आपका आंसर क्या आएगा यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन का? इट इज 5th जून। 5th जून जो होता है दैट इज द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। अब यहाँ पे करंट अफेयर के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखोगे तो क्या याद रखना है, थीम क्या रहा है इस साल का? जो इस साल का वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया गया, उसकी क्या थीम रही थी? उसकी थीम थी इंस्पायर्ड बाय नेचर फॉर क्लाइमेट फॉर आवर फ्यूचर। जब आप एग्जाम में देखोगे आपको अक्सर थीम बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि थीम क्या थी इस डे की, उस डे की। अब वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, सो इसकी थीम आपको पता होनी चाहिए। तो दिस वाज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच डे इज सेलिब्रेटेड एज द तेलंगाना फॉर्मेशन डे? क्या आंसर आएगा इसका, बताइए। इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, 2 जून। 2 जून जो है इसको तेलंगाना फाउंडेशन डे मनाया जाता है, फॉर्मेशन डे मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि जब हम 2014 की बात करते हैं, 2014 में द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश वाज डिवाइडेड इनटू टू सेपरेट स्टेट्स। आंध्र प्रदेश अलग होता है और तेलंगाना जो है वो अलग होता है। याद रखना, तेलंगाना के साथ जो आता है वो हैदराबाद उसकी कैपिटल है। इससे पहले अगर आप यहाँ पे स्टेट देख रहे हो, द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, ये एक ही स्टेट थी। पर बाद में 2014 में 2 जून 2014 को इसको यहां से जो है अलग कर दिया गया तेलंगाना को, और तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद। मेरा सवाल आपसे ये है, मुझे बताइए आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है? पॉलिटिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया मैंने पढ़ाया है, तो होपफुली मैं इसका आंसर एक्सपेक्ट आपसे करता हूँ। अच्छा, बिफोर गोइंग फर्दर मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो बोल रहे हैं सर स्ट्रैटेजी चाहिए, सर सोर्सेज चाहिए एग्जाम्स के लिए, जो भी नया पैटर्न आया है उसके लिए क्या सोर्सेज करेंगे? डू यू वांट अ वीडियो ऑन दैट कि क्या सोर्सेज करना है, कैसे अप्रोच करना है? सिंस आपके पोस्ट्स कुछ लाइंड अप है, सिलेबस भी आने वाला है आपका कुछ पोस्ट का, जैसे ASTO, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो डू यू वांट एनी स्ट्रैटेजी वीडियो समथिंग? जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट्स प्लीज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम जो है इज इंप्लीमेंटेड अंडर विच प्रोग्राम? डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम जो है ये किस प्रोग्राम के तहत जो है इसको इंप्लीमेंट किया जाता है? ऑप्शन ए डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम, सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम, और ऑप्शन डी मेक इन इंडिया प्रोग्राम। तो इसका क्या ऑप्शन आएगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम। बेसिकली ये प्रोग्राम जो है इसको किस लिए इतना जो है बढ़ावा दिया जा रहा है? बिकॉज एआई जो है, एआई अब हर एक चीज में ओवरटेक कर रहा है, और एआई के लिए कुछ क्रिटिकल मिनरल्स की जरूरत है, सेमीकंडक्टर्स की भी जरूरत है हमें। तो इसलिए इंडिया क्या कर रहा है? इंडिया वांट्स टू बिकम सेल्फ रिलायंट इन सच सेमीकंडक्टर एंड टेक्नोलॉजीज। इसलिए हम इन चीजों पे काफी फोकस कर रहे हैं आजकल। दैट इज व्हाई दिस इनिशिएटिव वाज, दिस स्कीम वाज लॉन्च्ड। अगर आपको कभी पूछा जाए कि ये किस मिनिस्ट्री के अंडर है, मे बी, तो यू शुड ऑलवेज बी अवेयर कि ये है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। दिस इज अ मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। और क्या करते हैं इसमें? सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम में सेमीकंडक्टर डेवलपमेंट, सेमीकंडक्टर फॉर्मेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस्ड द क्रिएशन ऑफ वन स्टॉप मल्टीपर्पज यूनिफाइड कार्ड?
याद रखना इंपॉर्टेंट है, मैं बताता हूं अभी क्यों। वन स्टॉप मल्टीपर्पज यूनिफाइड कार्ड किसने किया, बताइए किसने किया था? तेलंगाना ने। ऑप्शन वन। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, जितनी भी वेलफेयर स्कीम्स हैं, देखो अगर आप जम्मू कश्मीर में भी देखोगे, यहाँ पे कितनी सारी वेलफेयर स्कीम्स चल रही हैं अभी, ठीक है, लेकिन उनमें कोई सिंक्रोनाइजेशन नहीं है। फिर उसकी वजह से कोई अकाउंटेबिलिटी भी नहीं होती है। जिसको जो अच्छा लगता है वो करता है। कई बार पैसे आते हैं, कौन खाता है, कहाँ जाता है, कुछ पता ही नहीं चलती है। इस वजह से आप देखोगे वन स्टॉप मल्टीपर्पज यूनिफाइड कार्ड जो है, इसमें आपको एक फायदा देखने को मिलेगा कि ये कंबाइन करता है सारी वेलफेयर स्कीम्स को। जब एक पोर्टल के अंडर सारी स्कीम्स आएंगी, उसकी वजह से उनकी डिलीवरी बेटर हो जाएगी। उनमें जो भी चीजें होंगी, जो भी मतलब बेनिफिट्स होंगे, लोगों के पास अच्छी तरह से पहुंच जाएंगे। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इसमें इनकी एफिशिएंसी बढ़ेगी और क्या बढ़ेगी? अकाउंटेबिलिटी। ये दो चीजें जो है ये बहुत जरूरी होती हैं, क्योंकि ये दो चीजें इंडिया में बहुत ज्यादा लैक कर रही हैं। तो ये दो चीजें इसकी वजह से बढ़ाने का प्लान है। याद रखना किसके द्वारा? तेलंगाना के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द जीआई टैग्ड सुंदरजा मैंगो, नाम याद रखना, सुंदरजा मैंगो, इट वाज इन द मंथ ऑफ जून ओनली, ठीक है। ये जो सुंदरजा मैंगो है, इसको रिसेंटली एक्सपोर्ट किया गया टू यूएई। यहां से आपके एक क्वेश्चन में से दो चीजें आपको पता चल रही हैं। एक तो कि ये जो मैंगो है ये किस स्टेट का है, पहला तो ये क्वेश्चन है। दूसरा, अगर आपको पूछा जाए कि इसको एक्सपोर्ट कहां पे किया गया, तो इसका आंसर क्या आएगा? यूएई। इसको यूएई एक्सपोर्ट किया गया और ये जीआई टैग्ड है, इसमें जीआई टैग मिला हुआ है। यू नो अबाउट जीआई टैग? अगर आपको जीआई टैग के बारे में नहीं पता है, एक क्लास लेके आएंगे जहां पे मैं आपको इंडिया के मैप पे सारी स्टेट्स के जीआई टैग्स के बारे में पढ़ाऊंगा, स्पेशली जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। तो अब मुझे बताइए, ये जो सुंदरजा मैंगो है, ये किस स्टेट को बिलोंग करता है, बताइए। ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। इट बिलोंग्स टू मध्य प्रदेश। मोर स्पेसिफिकली अगर आपको पूछा जाए तो रेवा, ठीक है। तो याद रखना ये किसके द्वारा किया गया है? एपीईडीए जो है, एक प्रोग्राम अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, इनके द्वारा इसको जो है भेजा गया है, यूएई एक्सपोर्ट किया गया है उस मैंगो को जिसको जीआई टैग मिला है। मैंगो का नाम क्या है? सुंदरजा मैंगो। और गया कहां पे है? यूएई में। एवरी पॉइंट इज इंपॉर्टेंट, काइंडली रिमेंबर एवरीथिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली which state government presented its first budget for 26-27 with a total outlay of 4.38 lakh crore? See, ideally अगर आप देखोगे ये क्वेश्चन जो है, it is not that important because आपको हर एक स्टेट का बजट so on and so forth याद नहीं रखना है। इट इज़ माई सजेशन, अगर कोई बोल भी रहा है आपको याद रखने के लिए तो नहीं रखना, आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। तो फिर सर आप क्यों लेके आए हो ये? क्योंकि ये बजट इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज ये वेस्ट बंगाल में प्रेजेंट किया गया। और आपको पता है, आफ्टर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, वेस्ट बंगाल में जो ममता बनर्जी की गवर्नमेंट थी वो हटा दी गई और अब वहां पे बीजेपी है। तो इस वजह से ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज मैं एग्री करता हूं, आपको हर एक स्टेट का याद नहीं रखना है, आपको जम्मू कश्मीर का रखना है मैक्सिमम। यू डोंट नीड टू गो बियॉन्ड दैट, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये चीज याद रखनी है। किसने प्रेजेंट किया था? वेस्ट बंगाल के, वेस्ट बंगाल स्टेट में पहली बार बीजेपी के द्वारा एक बजट प्रेजेंट किया गया था फॉर द ईयर 26-27 और उसका टोटल कितना था? 4.38 लाख करोड़। फाइनेंस मिनिस्टर कौन है वहां पे? स्वपन दासगुप्ता। टोटल आउटले मैंने आपको बता दिया कि फोर्स जो एरिया है वो एम्प्लॉयमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, सो ऑन एंड सो फोर्थ, दिस इज वेरी कॉमन। एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है, इन्होंने इसमें क्या किया, इन्होंने बोला कि हम 33% रिजर्वेशन देंगे टू वुमेन। वुमेन रिजर्वेशन बिल जो है उसको पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया गया था रिसेंटली। एक्चुअली वो पास भी हुई है, पर वो लंबी कहानी है। अगर हमने पॉलिटी पढ़ी कभी तो मैं आपको उसके जो बैकग्राउंड है, अभी क्या सिचुएशन है, क्या प्रॉब्लम्स है, आई विल टेल यू एवरीथिंग। बट अभी आप इतना याद रखना कि वेस्ट बंगाल ने इसको अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली में प्रेजेंट किया है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लाकाडोंग टर्मरिक which was showcased at 52nd G7 Summit 2026, इसको वहां पे प्रेजेंट किया गया था, दिखाया गया था, है ना, शोकेस किया गया था। 52nd G7 समिट हुई कहां पे थी? आप मुझे ये कमेंट्स में बताइए कि ये कहां पे हुई थी, किस जगह पे हुई थी। काफी फेमस है बिकॉज वहां पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी गए थे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट किस जगह पे हुई थी। हिंट ये है कि यूरोप की एक कंट्री में हुई थी। चलिए बताइए ये कहां पे पाई जाती है, जो ये टर्मरिक है, हल्दी है, ये कहां पे पाई जाती है। एक बात याद रखना, ये जयंतिया हिल्स में काफी ज्यादा फेमस है। जयंतिया हिल्स,
आपको मैंने हिल्स वगैरह, माउंटेन्स सब कुछ पढ़ाए हैं इंडिया के। अब आपको पता होगी कि जयंतिया जो है ये किस स्टेट में है। अगर आपको ये नहीं भी पता है कि जो लाकाडोंग टर्मरिक है कहाँ पे है, लेकिन अगर आपको ये पता है कि ये जयंतिया में पाई जाती है, तो आपको सीधे-सीधे समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे बात हो रही है किसकी? मेघालय की। ठीक है? यहाँ पे मेघालय की बात हो रही है और इसी के साथ-साथ इसको जीआई टैग भी मिला था 2024 में। बट रिमेंबर जो लाकाडोंग टर्मरिक ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज़ 52nd G7 समिट जो हुई थी, वहाँ पे इसका शोकेस हुआ था एंड यहाँ पे जयंतिया हिल्स में पाई जाती है। नेक्स्ट, व्हिच स्टेट हैज़ डिप्लॉयड इंडियाज़ फर्स्ट सोवरेन एआई प्लेटफॉर्म सीसाइट? नाम याद रखना, सीसाइट। किस स्टेट के द्वारा इसको प्रेजेंट किया गया था? बताइए, क्या आंसर आएगा? इसका आंसर आपको देखने को मिलेगा तेलंगाना अगेन। याद रखना एक चीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये चिल्ड्रन सेफ्टी के लिए बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है। चिल्ड्रन सेफ्टी, चिल्ड्रन सेफ्टी का क्या मतलब है? बच्चों का जो है ट्रैफिकिंग वगैरह होती है ना, छोटे बच्चों को चुरा के फिर बेचते हैं, उनको बेगर कराया जाता है, उनको काफी ज्यादा जो है गलत चीजों में यूज किया जाता है। तो उस चीज के प्रिवेंशन के लिए हमने क्या किया है, तेलंगाना ने सी साइट नाम का एक एआई प्लेटफॉर्म डेवलप किया है। और यू वोंट बिलीव इट हैज हेल्प्ड अस आइडेंटिफाई मोर देन 500 क्रिमिनल्स। इट हेल्प्स अस आइडेंटिफिकेशन ऑफ द क्रिमिनल्स। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता क्या है? डाटा डाटा सोवरेनिटी है इसमें। देखिए, आपको मैं सिंपल वर्ड्स में समझाता हूं। होता क्या है बेसिकली, इंडिया का एक कंसर्न हमेशा रहा है, चाहे कितनी भी बड़े बड़े जो भी ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह है, डाटा सोवरेनिटी का इशू हमेशा रहा है। उसका मतलब क्या होता है? हमारा जो डेटा है वो हम नहीं चाहते कि चाइना के पास चला जाए या बाकी टेक जायंट्स के पास चला जाए, क्योंकि वो उसका मिसयूज करके हमारी जो जनता है उनको टारगेट कर सकते हैं। तो इसलिए डाटा सोवरेनिटी आरसीईपी वगैरह में भी हमेशा एक पॉइंट ऑफ कंसर्न रहा है। तो यहाँ पे डाटा सोवरेनिटी जो है इसका काफी ज्यादा ध्यान रखा गया है, क्योंकि ये जो सी साइट पोर्टल है ये ऑफलाइन भी चलता है, ऑपरेट्स एंटायरली ऑफलाइन विद इन सिक्योर पुलिस नेटवर्क्स। और ये डाटा को राउट करता ही नहीं है एक्सटर्नल क्लाउड, जो क्लाउड सर्वर्स वगैरह होते हैं। सिंपल वर्ड्स में आपको मैं बताऊं, ये जो डेटा हमारा है ये पूरा हमारे पास रहेगा, ये बाहर कंट्रीज में नहीं जाएगा, बड़े बड़े सर्वर्स पे नहीं जाएगा, और उसकी वजह से डेटा का मिसयूज बचेगा। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल जो पास हुई है, एक बारी वो पढ़ लेना, उसमें आपको ये सब समझ में आ जाएगा। तो ये जो सी साइट है, इट वॉज फ्रॉम द स्टेट ऑफ तेलंगाना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, which state has announced that it will introduce the uniform civil code? अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज आपको पता है इंडिया गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट, वो भी प्लान कर रही है यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने का। अब सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि इसको लाने के लिए चाहिए स्पेशल मेजोरिटी। जिन्होंने मुझसे पॉलिटी पढ़ी है उनको पता होगी, स्पेशल मेजोरिटी मैंने पढ़ाया है बहुत, एक क्लास पूरी उसी पे ली है। तो यहाँ पे क्या है कि अभी जो गवर्नमेंट है, बीजेपी गवर्नमेंट, उनके पास या एनडीए गवर्नमेंट, उनके पास स्पेशल मेजोरिटी है नहीं। इसलिए वो जैसे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हो गया या फिर वन नेशन वन इलेक्शन हो गया, ये सब पास करना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए आप इसको याद रखो, अभी किस लेजिस्लेटिव असेंबली ने मॉनसून सेशन में इसको जो है बिल को लाया, इनफैक्ट उन्होंने पास भी कर दिया। याद रखना, इसका जो आंसर है वो आएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने ये बिल लाई इन द मॉनसून सेशन 2026, और 20th जुलाई 2026 को ये बिल जो है इंट्रोड्यूस की गई और पास हो गई वो अगले दिन। मतलब अब वहां पे यूनिफॉर्म सिविल कोड लगेगा। देखिए होता क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड में, इसमें फिर पर्सनल लॉज नहीं रहते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे देखेंगे, हिंदू का जो रिलीजन है उसमें अलग से लॉज होते हैं अपने मजहब के, मुसलमानों का जो रिलीजन है उनका अलग से लॉ होता है। ठीक है, मुस्लिम पर्सनल लॉ, जैसे आप देखोगे ट्रिपल तलाक का इशू था, ठीक है, हलाला, सो ऑन एंड सो फोर्थ, फिर वो चीजें नहीं रहती हैं। तो वो फिर एक यूनिफॉर्म सिविल कोड रहेगा, फिर प्रॉपर एक कोड जो है पूरी कंट्री में एक ही लॉ चलेगा, फिर पर्सनल लॉज नहीं चलेंगे। एज ऑफ नाउ मध्य प्रदेश में हुआ है। अब मुझे कमेंट्स में और बताइए और कहाँ पे ये पास हुआ है, और भी कई जगहों पे हुआ है ना, कहाँ पे हुआ है? तो वो मुझे आप कमेंट्स में बताइए। तो इसका आंसर क्या आएगा? मध्य प्रदेश। चलिए नेक्स्ट, Reliance Industries has partnered with which global tech company to build India's first AI-enabled hyperscale data center in गुजरात? देखिए क्या होता है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, इनका जो जो भी डेटा सेंटर्स वगैरह हो ना, वो बहुत बड़े होते हैं, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होती है।
वहाँ पे बड़े-बड़े इनको जो है मशीनरी यूज़ होती है, कूलिंग सिस्टम होना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर शुड बी देयर। बिकॉज़ ये ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ पे लैपटॉप खोला, कैमरा ऑन किया और आपकी क्लास ले रहा हूँ, नो। इट्स नॉट पॉसिबल। अगर आप कभी गूगल पे सर्च करना कि एक चैट जीपीटी में कोई चीज़ सर्च करने में कितना ज़्यादा जो है इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ होता है, कितना ज़्यादा बैकएंड सपोर्ट चाहिए। तो उस चीज़ को यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने किसकी कोलैबोरेशन की मदद से डिसाइड किया है कि गुजरात में हम एक सेंटर करेंगे, डेटा सेंटर एस्टैब्लिश। किसके साथ? टेक जायंट के साथ। तो मेटा। इसका तो मे बी आपको जानते हो, इसका नाम क्या है? मार्क ज़करबर्ग, है ना? मेटा जो है, इसके साथ रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने पार्टनरशिप की है और अब वो प्लान कर रहे हैं क्या? एक एआई एनेबल्ड हाइपर स्केल डेटा सेंटर। कहाँ पे? गुजरात में। स्पेसिफिकली जामनगर, और इसकी कैपेसिटी होगी 168 मेगावाट्स। ये बहुत ज़्यादा है, ये लगता है 168 ज़्यादा नहीं है, पर ये बहुत ज़्यादा है। होगा क्या? दोनों अपनी-अपनी तरफ से क्या-क्या देंगे। जो मेटा है, वो क्या करेगी? जो इसका एआई है, एआई क्लाउड है इनका, फिर डेटा प्रोसेसिंग ऑपरेशंस है। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ये अपनी एआई टेक्नोलॉजी देगी। जो भी इनके पास एआई टेक्नोलॉजी है, क्लाउड सर्वर्स हैं, वो सब जो है वो मेटा देगा। और फिर रिलायंस क्या करेगा? रिलायंस जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगा। फॉर एग्जांपल, रिन्यूएबल पावर सप्लाई हो गया, कनेक्टिविटी होगी, मेंटेनेंस होगी। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, टेक्नोलॉजी जो है, जो मेन एआई टेक्नोलॉजी है, वो मेटा प्रोवाइड करेगा। और फिर मेंटेनेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, बाकी चीज़ें जो है वो रिलायंस प्रोवाइड करेगा, ठीक है? तो ये मेटा के साथ अभी यहाँ पे गुजरात में एस्टैब्लिश करने का प्रोग्राम चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताता हूँ क्यों? क्योंकि इसमें आपको एग्जाम में फँसाया जा सकता है। ध्यान से। द सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली रूल्ड दैट द राइट टू वॉक ऑन सेफ एंड obstruction free footpaths is part of which fundamental right under the constitution? रिसेंटली एक केस आया था सुप्रीम कोर्ट के पास। एक बच्चा, 5 साल का बच्चा अपने बाप के साथ घर से निकलता है स्कूल जाने के लिए या ट्यूशन जाने के लिए। लेकिन जहाँ से वो जा रहे थे वहाँ पे फुटपाथ था नहीं। बहुत जगहों पे है कि फुटपाथ नहीं होता है। एक टैंकर आता है, बच्चे को टक्कर मारता है, बच्चे की हड्डियाँ टूट जाती है और इवेंचुअली वो मर जाता है। 5 साल का बच्चा। उसके बाद केस जाता है सुप्रीम कोर्ट में। क्या? मनियार इलियास नायक शेख रियाज वर्सेस अयप्पन। ठीक है? पी अयप्पन। एक केस चलता है सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट ये जजमेंट देता है कि राइट टू वॉक ऑन सेफ एंड ऑब्स्ट्रक्शन फ्री फुटपाथ, ठीक है, इसको एक फंडामेंटल राइट करार देता है। अब क्वेश्चन ये है कि अंडर विच आर्टिकल? अगर आपने पॉलिटी पढ़ी है, तो आपको आर्टिकल 19 के बारे में पता होगी, आपको आर्टिकल 21 के बारे में भी पता होगी। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ, है ना? राइट टू लिव लाइफ विथ डिग्निटी एंड चॉइस। और आर्टिकल 19 में क्या है? राइट टू फ्रीडम। इसमें बहुत सारी फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस। होता क्या है? यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने दो लॉज को एक साथ इंटरप्रेट करते हुए इस चीज का जवाब दिया। बोला कि अंडर आर्टिकल 19(1)(d) राइट टू मूवमेंट एक फंडामेंटल राइट है, ठीक है, और अंडर आर्टिकल 21 एक इंसान को प्रॉपरली सेफ फुटपाथ पे चलना जो है वो उसका एक फंडामेंटल राइट है। तो यहाँ पे दो आर्टिकल्स का यूज किया है सुप्रीम कोर्ट ने, 19 का भी और 21 का भी। इसके आंसर ये दोनों हैं। सो हम क्या लगाएं? एग्जाम में आपका अगर आर्टिकल 19 आता है तो 19 लगाइए, 21 आता है तो 21 लगाइए। सर अगर दोनों आ गए तो क्या करें? जितना मुझे लगता है दोनों नहीं आएंगे। मुझे नहीं लगता दोनों आएंगे, क्योंकि एग्जामिनर अगर पेपर डाल रहा है, ऐसा तो है नहीं कि वो अब गांजा फूंक के पेपर बनाएगा, ऐसा नहीं होता है। फिर भी मान लो डाल दिया तो क्या करें? फिर तो मैं कुछ कह नहीं सकता हूं, क्योंकि ये दोनों ही है। आई वुड स्टिल से कि 19 की तरफ ही ज्यादा आप जा सकते हो, बट इसमें दोनों का ही इक्वल रोल है। इसमें आप दोनों में से चूज़ नहीं कर सकते हो, ठीक है? तो इसलिए मैंने ये दोनों ऑप्शंस यहाँ पे रखे हैं, क्योंकि मैंने कई जगहों पे देखा, इसमें आर्टिकल 19, 21 बहुत सारी जगहों पे 19 को बोला गया है कि ठीक है, बहुत सारी जगहों पे 21 को कहा गया है कि ठीक है, बट फिर मैंने जब इसका पूरा जजमेंट पढ़ा, तो वहाँ पे दोनों का यूज़ हुआ। मैंने पूरा जजमेंट इसका पढ़ा है, अगर आपको चाहिए, मैं टेलीग्राम ग्रुप में आपके साथ शेयर करता हूँ। टेलीग्राम ग्रुप में आपको अभी दिखाऊँगा कहाँ पे है, वो जजमेंट पूरा शेयर करूँगा, आप देखोगे दोनों आर्टिकल्स का यूज़ हुआ है इसमें, ठीक है? 19 एंड 21। Okay, next. The first batch of women NDA cadets was commissioned into the Indian Armed Forces from which institution? एनडीए कैडेट्स के बारे में आपने सुना होगा, यहाँ पे ट्रेनिंग वगैरह जो होती है, पर ये फर्स्ट विमेन बैच है जो यहाँ से निकले, उनको कमीशन किया गया इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में, नेवी में, एयरफोर्स में और नेवल, आई मीन दिस आर्मी में। ये किस इंस्टीट्यूशन से निकली थी?
फ्रॉम नेशनल डिफेंस एकेडमी। नेशनल डिफेंस एकेडमी जो है यहां से निकले थे और इनको फिर बाद में इंडियन फोर्सेस में इंडक्ट किया गया। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इनका जो स्टार्ट हुआ था वो अगस्त 2022 में हुआ था, ट्रेनिंग या इसमें जब एडमिशन इनका हुआ था 2022 में। उसके बाद इनको प्रॉपर ट्रेनिंग कराई गई। सेम इंपॉर्टेंट है, इनकी ट्रेनिंग सेम थी जैसे कि मेल कैडेट्स की होती है, ऑलमोस्ट सेम। उसके बाद टोटल 17 यहां से निकलते हैं, जिसमें से 9 ऐसे थे जो इंडियन आर्मी में गए, 5 ऐसे थे जो एयरफोर्स में गए और 3 ऐसे थे जो इंडियन नेवी में जाते हैं। कहां से? नेशनल डिफेंस एकेडमी से। और इवेंचुअली यू विल सी कि इनकी जो है फिर इंडक्टमेंट होती है कहां पे? आर्मी में भी, एयरफोर्स में भी और नेवी में भी। चलिए, ऑपरेशन एमिस्टड was launched by India to provide humanitarian assistance to which country? इस पे मैंने एक वीडियो बनाया था रिसेंटली एक कोचिंग सेंटर के लिए, बेसिकली कि जो वेनेजुएला में अर्थक्वेक आया था, दैट वाज वन ऑफ द वेरी डेडली अर्थक्वेक्स। बहुत ज्यादा डेडली था, वहां पे बहुत सारे लोग मारे गए और इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ज्यादा डैमेज हुआ। तो वो वहां पे वो डैमेज को टैकल करने के लिए इंडिया ने अपनी तरफ से HADR का क्या मतलब है? ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ। इंडिया ने अपनी तरफ से भेजा वेनेजुएला को। ठीक है, वेनेजुएला कंट्री कहाँ पे? साउथ अमेरिका में। आपने मेरे साथ अगर वर्ल्ड मैपिंग की है ना, तो आपको पता होगी यहाँ पे एक बहुत ही फेमस जगह है, क्या नाम है उसका? वहाँ का पोर्ट भी उस नाम का है। और उसी नाम का एक क्वेश्चन जूनियर स्टूडेंट में भी आया था। जो मुझसे पढ़े थे वो खुश थे, सर हमने तो किया। खैर, इंडियन एयरफोर्स जो है उन्होंने एग्जीक्यूट किया इस मिशन को। मिशन का नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है, एमिस्टेड। ठीक है, बाद में वहां पे 4 मिशन आएंगे, ऊपर बोलेंगे वेनेजुएला कौन सा गया था और आपको याद ही नहीं आएगा। ठीक है, एयरक्राफ्ट जो यूज हुआ था C-17 ग्लोब मास्टर वहां पे यूज किया गया था और 30 टन ऑफ रिलीफ सप्लाईज और 6 टन ऑफ मेडिकल इक्विपमेंट्स जो हैं वो भेजे गए थे टू वेनेजुएला। रिमेंबर दिस। ठीक है, वेनेजुएला साउथ अमेरिका में है। मेरे को नाम बताओ उस पोर्ट का जिसको जहां से ऑयल एक्सपोर्ट होता है बहुत ज्यादा और काफी ज्यादा फेमस है। नेक्स्ट, India's first 8-lane tunnel is being built beneath which tiger reserve? 8 लेन टनल एक बनाई जा रही है। 8 लेन टनल किस टाइगर रिजर्व के नीचे से निकाली जा रही है? बताइए क्या आंसर आएगा इसका? मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व। राजस्थान में आपको एक टाइगर रिजर्व मिलेगा, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व, कोटा डिस्ट्रिक्ट में ये जो है लोकेटेड है। अब यहाँ पे आपको ये याद रखना है, ये जो टाइगर रिजर्व है इट इज अ पार्ट ऑफ दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। ठीक है, 5 किलोमीटर के अराउंड है एंड इट गोज अंडर द टाइगर रिजर्व जो कि कहाँ पे है? मुकुंदरा हिल्स। मुकुंदरा हिल्स बेसिकली वहां पे हिल्स है जिसके नीचे से ये टाइगर रिजर्व जो है वो चलता है। ठीक है, चलिए। अच्छा, अगर आपको पता है मुझे बताइए सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, रणथंबोर टाइगर रिजर्व कहाँ पे है और बांडीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ पे? ये बांडीपोरा नहीं है, यहाँ का जम्मू कश्मीर का बांडीपोरा नहीं है, बांडीपुर टाइगर रिजर्व। अगर आपने मुझे इन सब का आंसर दे दिया तो मुझे लगेगा कि आपको टाइगर रिजर्व, नेशनल पार्क सब कुछ पता है। अच्छी बात। अगर नहीं दिया तो फिर मुझे इस पे क्लास लानी पड़ेगी जिसपे मैपिंग, मतलब जैसे जम्मू कश्मीर में यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, ये जम्मू कश्मीर है, फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा पहले जम्मू कश्मीर में यहाँ पे कौन सी नेशनल पार्क है। जैसे मैपिंग पे हमने स्टेट्स पढ़ी है, बाकी सारी चीजें पढ़ी है ना, रिवर्स, हिल्स, सो ऑन एंड सो फोर्थ, फिर मुझे मैप पे ऐसे आपको ये ऐसे करके सारी पढ़ानी पड़ेगी। कमेंट्स में मुझे बताओ कि आप क्या मतलब नेक्स्ट एक्सपेक्ट कर रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, which country set 15 years as the minimum age for social media use and introduced AI based age verification? यहां पे आपसे पूछा जा रहा है कि 15 इयर्स मतलब 15 साल से कम के जो बच्चे हैं उनको सोशल मीडिया अब यूज करने की इजाजत नहीं है। किस कंट्री ने ये कानून बनाया है बताइए? इसका आंसर आएगा यूएई। देखिए, यहां पे आप याद रखिएगा इसकी एज रिस्ट्रिक्शन जो है, जो अंडर 15 है उनको बिल्कुल सोशल मीडिया यूज करने में पूरा जो पूरा जो है प्रोहिबिशन है। ठीक है, कमेंटिंग वगैरह, शेयरिंग, उस पर एक प्रॉपर जो है रिस्ट्रिक्शन होगी। अगर यूज करेंगे तो प्रॉपर सुपरविजन में यूज करेंगे। ठीक है, 15 से 16 का जो है उनको थोड़ा बहुत जो है मतलब छूट है, पर सेफ गार्ड्स फिर भी हैं। इट्स नॉट ओनली यू, क्योंकि इंडिया में अगर आप देखोगे यहाँ पे छोटा बच्चा भी सोशल मीडिया पे होता है, 10-10 साल के बच्चे। और फिर वहां पे एज वेरिफिकेशन क्या आती है? कभी क्या होता है, कोई इलिसिट कंटेंट होता है जो कि नहीं देखना चाहिए, तो वहां पे क्या आता है? आर यू 18+? अरे भाई, जो इतना सर्च करके उस वेबसाइट पे पहुंचा है वो क्या नो करेगा? मतलब क्या बोले हम, कोई ऐसा बच्चा है जो इतनी मेहनत मेहनत तो क्या ही है इसमें करके उधर पहुंचा है, उस वेबसाइट पे पहुंचा है, उसको पूछा जाएगा आर यू 18+?
वो नो क्यों करेगा? वो यस कर देता है, बात खत्म। ठीक है? तो ऐसा यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे प्रॉपर एज वेरिफिकेशन होगी बेस्ड ऑन एआई, बेस्ड ऑन प्रॉपर डेटा, प्रॉपर जो भी रिकॉर्ड्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, उसके बाद एज वेरिफिकेशन होगी, तब उसको एक्सेस मिलेगी। आप बोलोगे सर उसमें भी जुगाड़ कर सकते हैं, लूप होल हर चीज़ में होता है। पर चलो दिस इज़ बिगिनिंग, एक शुरुआत है नॉनदलेस, सो इट्स गुड। ठीक है? ये सिर्फ यूएई में नहीं है, बहुत सारी कंट्रीज़ में है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया में देखोगे वहाँ पे 16 है, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्ट जो है ऑस्ट्रेलिया में ही है। ब्राज़ील, फ्रांस, यूके, मलेशिया, आपको ये सब याद रखने की ज़रूरत है नहीं, पर इतना याद रखना इंडिया में नहीं है, इंडिया में नहीं है, और रिसेंटली यूएई ने किया है एआई बेस्ड एज वेरिफिकेशन। ठीक है? एआई बेस्ड एज वेरिफिकेशन किसने की है? यूएई ने। ओके, तो ये थे हमारे कुछ आज के क्वेश्चन। बिफोर वी एंड दिस क्लास, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। हाँ, पहले तो आप ये टेलीग्राम ग्रुप देख लो, जहाँ पे मैं वो शेयर कर दूंगा, कुछ मैंने आपको बोला था। ये आप ज्वाइन करो, ये लिंक है, इससे ज्वाइन अगर नहीं होगा तो ये क्यूआर स्कैन कर दो। आपकी कोई क्वेरी है, कुछ भी है, मुझे आप यहाँ पे बता सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको स्ट्रैटेजी और बुक सोर्सेज या किसी चीज़ पे वीडियो चाहिए, आप मुझे बताइए, मैं लेके आऊँगा। और प्लान यही है, हर हफ्ते या 10 दिन में एक एमसीक्यू बेस्ड क्लास आएगी करंट अफेयर्स की। वी विल ट्राई टू डू एटलीस्ट 80 टू 100 एमसीक्यूज फॉर एवरी मंथ। रिवीजन भी आपका हो जाएगा और आपका करंट अफेयर भी बनेगा, बिकॉज अभी मैंने जून से स्टार्ट किया है। देखो, सुनो, जून से मैंने स्टार्ट किया है, ठीक है? तो अगर लेट्स से एफए का एग्जाम जो है नवंबर में होगा, नवंबर या दिसंबर, तो आपको ऑलमोस्ट 6 महीने का करंट अफेयर आपके टिप ऑफ द टंग हो जाएगा तब तक, विद प्रॉपर एमसीक्यूज, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। वरना क्या होगा, मैं आपको एमसीक्यू दूंगा, बताऊंगा देखो ये एमसीक्यू, ये आंसर है। मैं 2-3 लाइनें साथ में इसीलिए बोलता हूँ ताकि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग रहे चीज़ों की, ठीक है? ओके, चलो, आई हैव टू गो। ठीक है, आज की क्लास यहाँ तक रखते हैं। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। दैट विल बी अगेन ऑन आवर प्रॉपर मैपिंग बेस्ड सेशंस। तब तक के लिए सी यू, बाय बाय।